पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। इट मीन्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। सो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक आपको ज़रूरी जानकारी दे दें। वो ज़रूरी जानकारी ये कि पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको लाइव चैट यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो एक एरो दिखेगा ऐसा, है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ से ओपन होके आ जाएगा। आपको वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, सारे लिंक्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं और या आप सीधे सर्च कर सकते हैं PGPOINT पीजी पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद में आपको बता दें शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की डिटेल्ड सेशंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इवन दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के आपके MCQ सेशंस भी हो चुके हैं। तो उन क्लासेस को देखना नहीं भूलिएगा। अगर आपकी वो क्लासेस छूट गई हैं तो जाइए फटाफट से उनको ऐड टू प्लेलिस्ट करिए और उनको दिन भर में कभी भी समय निकाल करके 1 आध घंटे का देख लीजिएगा, ठीक है। एक कक्षा आपकी शाम को 4 बजे डेली MCQ की हो रही है। एक कक्षा आपकी शाम को 6 बजे चलती है, ये समावेशी शिक्षा की। सो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करिए तथा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। तो आइए शुरू करते हैं कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कैसे समावेशी शिक्षा की इतिहास से जुड़ी बातें हैं, क्या है क्या नहीं है, सब जानते हैं आज के इस क्लास में। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक रूप से सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बालक किसी न किसी प्रकार से अयोग्य रहते हैं जिसके कारण विद्यालयी वातावरण में इन्हें शिक्षा देना संभव नहीं है। अतः इनके लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के इतिहास पर दृष्टि डालने पर समावेशी शिक्षा के उद्भव का कारण स्पष्ट हो जाता है। हमारा प्राचीन इतिहास हमें यह बताता है कि किसी भी प्रकार की असमर्थता, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वह शैक्षिक हो, उसे किसी भी समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। प्राचीन रोम में एक ऐसा स्थान है जहाँ देखिए जहाँ मानसिक मंदितों को लोग मनोरंजन के लिए अपने घर में रखते हैं। प्राचीन समय में इस प्रकार के बच्चों का पूर्णतया शोषण होता था, उनके साथ अमानवीय क्रूरता व्यवहार होता था। मतलब आप समझ रहे हो, अगर कोई इंसान मान लीजिए माइंडली वीक है या किसी प्रकार का उसके अंदर कोई कमी है तो रोम में मतलब पहले ऐसा हुआ करता था कि उसको अपने घर में रख लेते थे केवल मनोरंजन के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें बच्चे के जीने के अधिकार को छीनने के बराबर है ना। अरस्तू और प्लेटो ने इस विषय में क्या कहा कि निर्योग्य बालकों का जीवित रहना समाज के लिए अभिशाप माना इन्होंने और इन बालकों को समाज से अलग रखा जाता था। इस समय के साथ साथ समाज तथा पूरे देश में इन विशिष्टता आवश्यकता वाले बालकों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगा। लोग इनके प्रति दया एवं सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो गई। अब देखो, अब अगर कोई भी अयोग्य बालक या अयोग्य बच्चा है तो आप उसको देखोगे ना तो यही कहोगे कि अरे यार भगवान ने तो क्या हो, मतलब इन्होंने ऐसा क्या काम किया जो आज ये ऐसे हैं, है ना। आपके अंदर थोड़ी सी दया भाव उत्पन्न होगी, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। अब हम लोगों के अंदर ये परिवर्तन आया है। पहले के टाइम में लोग इन सब चीज़ों को मनोरंजन में लेते थे और इवन अभिशाप मानते थे और बहुत सी बेकार चीज़ें हो जाती थी। तो ऐसे बच्चों के लिए अब आप देखो सोशल चीज़ें कितनी हो गई हैं और साथ में कितने ज़्यादा NGO बन गए हैं, कितने ज़्यादा इन सब चीज़ों को लेकर के समितियां बन गई हैं और मोदी जी दिव्यांगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखो जरा, समावेशी शिक्षा का विकास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आज विशिष्ट शिक्षा ने ही समावेशी शिक्षा का रूप ले लिया है। क्या जो आपके आज स्पेशल एजुकेशन है उसी ने समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का रूप ले लिया है, जो कि इन बालकों का समाज से समायोजन करने में सहायक है। आज इन बालकों के विकास हेतु विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने पर भी बल दिया जा रहा है जिसमें उनको अलग ना महसूस हो, ठीक है। समावेशी शिक्षा के क्रम निम्न प्रकार से दर्शाया गया। पहला, अमेरिका में समावेशी शिक्षा का विकास और दूसरा, भारत में समावेशी शिक्षा का विकास। तो आइए जानते हैं जरा कि अमेरिका में समावेशी शिक्षा का इतिहास और विकास कैसा रहा। यह सत्य है कि पर्याप्त सीमा तक समावेशी शिक्षा के क्षेत्र के प्रारंभिक कार्यों का विकास यूरोप में हुआ। सबसे पहले
जो इंक्लूसिव एजुकेशन की फील्ड थी, जो इंक्लूसिव एजुकेशन को लिए पहल थी, वो कहाँ से शुरू हुई थी? तो यूरोप से शुरू हुई थी। उन वर्षों में बहुत से अमेरिका के विशेषज्ञों ने भी अपना संपूर्ण योगदान दिया, जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। अब सुन लो मेरी बात सब कान खोल के। क्या कि अगर लाइव चैट चल रही है तो फटाफट से लाइव चैट आप उसको यहाँ से क्रॉस करके बंद कर दो और मेरी बात को सिर्फ ध्यान से सुन लो। और एक बार पहले तो सेशन को लाइक करो। मैं रोज देखती हूँ आजकल सेशन में 50+ लाइक्स नहीं हो रहे हैं। बच्चा आ करके 100 बच्चे देख के चले जाते हैं क्लास, लेकिन लाइक 50 भी नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बार फटाफट से 100+ लाइक पहुंचा दो। जल्दी से, जल्दी से दौड़ के ये काम करना है आपको, फटाफट से करो, है ना। अब देखो, सबसे पहले आपको पढ़ना है क्या मेरे साथ में? लुइस ब्रेल का योगदान। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम में आज नहीं तो कल। अब मैम कल का क्या मतलब है? हम तो बीएड आज पास करने वाले हैं। बीएड के बाद आपकी बहुत ज़्यादा काम देने वाली है, तो बहुत दिमाग से सुनना, ठीक है। आँख, कान, मुंह, नाक, गला सब खोल कर चुपचाप बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो। लाइव चैट का सेशन ऑफ कर दो, ठीक है। चलो देखो, अंधे बालकों की शिक्षा के इतिहास में लुइस ब्रेल का महान योगदान है। किसके लिए बात की गई है यहाँ पे? तो वो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो क्या है, ब्लाइंड है। बचपन में दुर्घटना होने के कारण ब्रेल ने अपनी दृष्टि खो दी, अतः उन्हें ऐसे बालकों का दर्द का ज्ञान था। भाई बचपन में क्या हुआ कि इन्होंने खेल खेल में मतलब इनकी आंखें चली गई या कुछ ऐसा दुर्घटना हो गई कि ये क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए। तो इन्हें ऐसे लोगों का दर्द, ऐसे बच्चों का दर्द बखूबी पता है, बखूबी ये समझते थे। तो इसलिए इन्होंने दृष्टिबाधित बालकों की पढ़ाई व लिखाई के लिए एक क्रांतिकारी आयाम का विकास किया। ब्रेल विधि दृष्टिबाधितों के लिए वरदान है तथा शिक्षण के क्षेत्र में यह आज भी सबसे प्रभावशाली विधि के रूप में प्रचलित है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो विद्यार्थी दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आप क्या बताओगे? लुइस ब्रेल विधि का, है ना। अब देखो, उसी के साथ में हावे का योगदान कैसे रहा। सिम्यूल ग्रिडले हावे अमेरिका के प्रथम चिकित्सक यानी फिजिशियन थे, जिनकी दृष्टिहीन तथा बधिरों की शिक्षा में पर्याप्त रुचि थी। उनके शिष्यों में लोरा क्रिडेगमैन नामक बालक भी था, जो मूक, बधिर एवं दृष्टिहीन था। यानी ना तो वो बोल सकता था, ना वो सुन सकता था, ना वो देख सकता था। लोरा को शिक्षित करने में हावे का प्रयास सराहनीय रहा था। इस कारण देश विदेश में हावे प्रसिद्ध हो गए थे। इसी तरीके से एन सुल्विन का योगदान कैसे रहा कि एन सुल्विन हावे की शिष्या थी। हावे के द्वारा दी गई शिक्षा तथा उसके द्वारा प्रस्तुत की गई विशिष्ट विधियों का एन पर अधिक प्रभाव पड़ा। यद्यपि वह दृष्टिवादी थी, फिर भी उन्होंने हेलन केलर को शिक्षा देने में विशेष योगदान दिया। हेलन केलर मूक, बधिर एवं दृष्टिहीन थी। सुल्विन के अथक प्रयासों के कारण केलर में आश्चर्यजनक परिणाम दृष्टिगत हुए। हेलन ने शीघ्र ही वस्तुओं के नाम तथा उसके वातावरण की घटनाओं के बारे में सीख लिया। लगभग 10 वर्ष की आयु में उसने जोर से बोलना सीख लिया, मैं अब मूक नहीं हूँ। बाद में हेलन ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। पढ़ना तो छोड़ो, उन्होंने पुस्तकें लिखी। किसने? हेलन केलर ने। और इतनी ज़्यादा उनके अंदर कमियां होने के बावजूद, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में गैलोडेट का योगदान कैसे रहा, क्या रहा? तो देखो, थॉमस हॉपकिन गैलोडेट की बाधिरों की शिक्षा में अधिक रुचि थी, है ना। सन 1817 में हार्टफोर्ड नामक शहर अमेरिका में उन्होंने बाधिरों के लिए प्रथम आवासीय शिक्षा संस्थान की स्थापना की। अभी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कैसे कि प्रथम आवासीय शिक्षा संस्थान किसके लिए? बधिरों के लिए। इसकी स्थापना किसने की थी? तो अमेरिका में किसने की थी? गैलोडेट ने। ठीक, गैलोडेट कॉलेज बधिरों की शिक्षा के लिए वॉशिंगटन में स्थापित किया गया। इसका नाम गैलोडेट के सम्मान में ही रख दिया गया था। ठीक है, अमेरिका व यूरोप में समावेशी शिक्षा का विकास क्रम कैसे हुआ, तो आइए जानते हैं। देखो, सबसे पहले देखिए, इन शिक्षाविदों विशेषज्ञों की कार्यक्षमता, प्रगतिशील विचार एवं संतोषजनक परिणाम मिलने के बावजूद भी 19वीं शताब्दी के अंत में विशिष्ट शिक्षा में गतिरोध हो गया। निराशावादी विचारों के कारण मानवीय तथा प्रभावशाली उपचार प्रभावहीन संस्थाओं में परिवर्तित हो गए तथा आशाएं निराशा में बदल गई। विशिष्ट शिक्षा के लिए संस्थाओं का प्रारंभ जो सन 1800 के अंत में हुआ था, धीरे धीरे ह्रास होता गया। मतलब फिर से धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म होता चला गया। मतलब
अब इसमें हुआ क्या, क्या कहाँ दिक्कत आई? तो सबसे पहले अपंग बालकों के माता पिता की आशाएं पर्याप्त रूप से बढ़ गई। वे शिक्षाविदों तथा अन्य विशेषज्ञों से बालकों के शिक्षण क्षेत्र में चमत्कारी विकास की आशाएं न लगे, है ना। कुछ क्षेत्र में समावेशी शिक्षा देने वाले शिक्षा शास्त्री भी असफल रहे। शिक्षण क्षेत्र में उपयुक्त विधियों को लेकर शिक्षाविदों में विवाद रहा। वे आपस में अपंग बालकों की शिक्षा में अपनाई जाने वाली विधियों पर सहमत नहीं थे। अधिक संख्या में अपंग बालकों की विशिष्ट शिक्षा के लिए साधनों की कमी थी। गृह युद्ध के कारण सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक उथल पुथल का प्रभाव भी पड़ा। साथ में शारीरिक रूप से बाधितों के बारे में प्राचीन धारणा कि अपंग बालक होना तुच्छ है तथा वे कुछ भी नहीं कर सकते, उनकी उन्नति के लिए समुचित विचारों का न होना भी समावेशी शिक्षा में गतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विचार थे जो बीच में क्या हुए, सब जैसे चार्ट ऐसे चल रहा था मान लो, फिर वो चार्ट धीरे 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 क्या वो डाउनफॉल की तरह के होने लगा। क्यों? क्योंकि लोग उसमें बहुत सारा, देखिए कभी भी कोई भी अच्छा काम आप करने चलेंगे तो बीच में विरोध तो होना निश्चित है। तो बस वही हुआ सिंपली। अब देखिए भारत में समावेशी शिक्षा का इतिहास कैसे रहा और इसका डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि भारत में इसका विकास कैसे हुआ, क्या हुआ। देखो एक बात बताएं, हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे भी आशा यही रखते हैं, मेरी भी एक्सपेक्टेशन आपसे यही है कि एक दिन में इतना तो शायद आप अगर कॉलेज भी रेगुलर जा रहे होते ना तो शायद इतनी जल्दी आपका कोर्स नहीं पूरा हुआ होता। या जो बच्चे कॉलेज जा रहे हो ज़रा एक बार बताओ, क्या डिटेल्ड में ऐसे ही पूरी पूरी बुक से आपका सिलेबस कॉलेज में कंप्लीट करवाया जा चुका है? चाहे पेपर 1, 2, 3 का तो आपकी क्लासेस में कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, तो क्या ऐसे ही कॉलेज में भी पूरा हो गया है सिलेबस? अगर हो गया है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो एक बात ये ध्यान से समझ लो, अगर आपके लिए कोई इतना प्रयास कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप लोगों का भी ये नैतिक कर्तव्य है क्या कि बिना कहे सेशन को लाइक करिए और जब भी जाइए, चाहे जहाँ पे चाहे जिसकी क्लास आप कर रहे हो, तो विदाउट कमेंट्स नहीं जाएंगे आप, है ना, विदाउट लाइक करे नहीं जाएंगे। ये आपके स्टूडेंट्स की ड्यूटी है। कैसे? जैसे जब क्लास में टीचर एंटर करता था आपके टाइम पे तो आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नून बोलते थे। जब नेक्स्ट पीरियड लगता था और टीचर जाने वाले होते थे तो आप थैंक यू बोलते थे ना। तो बस वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास में 2 काम करने होते। पहला, क्लास में एंटर करते ही लाइक, और दूसरे बाद में जब भी जाओ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ही जाना है आपको। ठीक है, तो ये बस बताना चाहेंगे कि अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ, है ना, कैसी स्थिति है, क्या है, और दैनिक जीवन में क्या हमारे समस्याएं आ रही हैं, उसके बावजूद अगर आपकी रेगुलर क्लासेस हो रही हैं तो आप उसका सम्मान करिए और साथ में खुद तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में जो बच्चे और हों, है ना, उनको भी शेयर कर दो, बोलो कि मैम की क्लास डेली चलती है, वो भी पढ़ा करें। ठीक है, और ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं आज क्या कि भारत में समावेशी शिक्षा का इतिहास एवं विकास। देखिए, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पश्चिम से अधिक भिन्न है। भारत में इन बालकों को अत्यधिक अपमान एवं कष्ट सहन करने पड़े। इन्हें किसी भी स्थान पर आने जाने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे सामान्य लोगों की भांति विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा का उदय होना प्रारंभ हो गया था। समाज तथा अभिभावक भी अब इनकी आवश्यकताओं को बोझ ना समझकर उनकी प्राप्ति हेतु तत्पर होने लगे। समय परिवर्तन के साथ साथ निर्योग्य बालक के लिए विभिन्न विद्यालय स्थापित किए गए। विशिष्ट शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रावधान भी दिए गए। देखो पहले अपने यहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जो थोड़ा सा डिसेबल्ड बच्चे होते थे ना, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनकी वैल्यू नहीं होती थी, है ना, तो उनको बहुत ही गिरी नज़रों से देखते थे और साथ में उनको बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़ता था, है ना। जैसे बोलते ना, कहाँ से कहाँ इसने जन्म ले लिया इस घर में, ये वो दुनिया की चीज़ें सहन करनी पड़ती थी इन बच्चों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्वीकार करते हैं लोग। देखो अब तो इलाज भी है ना, अगर लोग चाहें तो उसका ट्रीटमेंट करवा के भी ट्राई कर सकते हैं। तो हो सकता है कभी कभी इनके सही भी हो जाती हैं चीज़ें, अगर छोटी मोटी दिक्कत है तो। और इससे रिलेटेड जो आपके प्रावधान थे वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए थे। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या पढ़ना है, भारतीय पुनर्वास परिषद अर्थात रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी PIED। अब ये PID क्या है मैम? तो देखो PID का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, यानी DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। सर्व शिक्षा अभियान आदि कार्यक्रम विशिष्ट शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। भारत में इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों हेतु विभिन्न शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं जिन्होंने समावेशी शिक्षा को विशेष योगदान प्रदान किया है। कोठारी कमीशन जो आपका 1964 से 66
के बीच में इन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा की व्यापकता का लक्ष्य बालकों के समावेशी समूह के शिक्षण क्षेत्र में सफलता पर निर्भर करते हैं। जब तक बालकों के इस समूह के लिए उपयुक्त शिक्षा सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, बाधित बालकों की शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभिक अवस्था में कम होगा। बाधित बालक अन्य सामान्य से के 0.07% है जो प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं। यहाँ आंकड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनपीई 1992 के अनुसार 1% तक पाई गई। इतने कम प्रतिशत से या वंचित रहते हैं या अस्वीकार करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में प्रत्येक बालक की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का प्रावधान है जो सभी के लिए आवश्यक है। अधिकांश ऐसे समूह के बालक या तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ही नहीं लेते हैं या किसी न किसी कारणवश शिक्षा आधी अधूरी छोड़ देते हैं। शिक्षण क्षेत्र में बाधितों की संख्या में उन्नत विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में रेखीय प्रावधान के कारण नहीं हो पाई, जबकि 90% बालक सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य स्कूल कार्यक्रमों में बाधित बालकों की समन्वित शिक्षा कोठारी कमीशन की घोषणा के अनुसार क्या हुआ कि देखो, पहले बच्चे बहुत ज़्यादा जो ऐसे हुआ करते थे तो उनको तो पहले तो शिक्षा का मौका ही नहीं मिल पाता था क्योंकि उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब ऐसी व्यवस्था हुई तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, लोगों ने एडमिशन नहीं करवाया। और इन केस मान लो बहुत सारे घर ऐसे रहे जो थोड़ा सा एक्टिव रहे तो उनमें अपने बच्चों को उन्होंने एडमिशन करवा भी दिया तो उनकी एजुकेशन पूरी नहीं करवाई, है ना। थोड़ी दिन के बाद में उनको ऐसा लगा कि यार बेकार है पढ़ाना, इनको क्या ही कर पाएंगे अब ये वो, और बिना दुनिया के एग्जाम्पल्स को देखे हुए, बिना कुछ किए हुए उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया और उनकी शिक्षा भी आधी अधूरी छूट गई। ठीक है, अब देखो बाकी जो कोठारी कमीशन थी उनके हिसाब से क्या बताया गया कि शिक्षा हेतु व्यय की कमी बाधित तथा सामान्य बालकों में एक दूसरे को समझने की भावना में वृद्धि करती है। कुछ बाधित बालक कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि सामान्य बालक उनकी अपेक्षा अच्छा कार्य करते हैं। जहां तक संभव हो अधिक से अधिक बालकों के लिए समन्वित शिक्षा कार्यक्रम लाने का प्रयास करने की आवश्यकता है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 1986 में दृढ़तापूर्वक कहा गया कि जहां तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित तथा अन्य सामान्य बाधित बालकों की शिक्षा एक साथ, सुन रहे हो, एक साथ तथा सामान्य बालकों के समान होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बच्चा डिसेबल्ड है उसको अलग पढ़ाओ, है ना, जो जनरल बच्चा है उसको अलग पढ़ाओ। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसमें बच्चे में असहज महसूस करने लगता है, बच्चा अपमानीय महसूस करने लगता है और साथ में उसको ऐसा फील होता है कि यार हमने क्या ऐसी गलती की अपने जीवन में जो आज हमको ये सब झेलना पड़ रहा है। भाई नो डाउट कि जो सामान्य बच्चा है वो बाधित बच्चे से अच्छा वर्क कर सकता है, अच्छी सब चीज़ें कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसको क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, है ना। अब देखो सन 1986 तथा 1992 का क्रियान्वयन का प्रारूप यानी पीओए प्राचीन स्थापना के सिद्धांतों को अपनाने की सलाह देता है। इसका ऐसा मानना है कि ऐसे बाधित बालक जिनकी शिक्षा सामान्य स्कूलों में संभव है उनकी शिक्षा केवल सामान्य स्कूलों में ही होनी चाहिए, विशिष्ट स्कूलों में नहीं। यहाँ तक कि ऐसे बालक जो विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में पहले से ही शिक्षा या प्रशिक्षण की विशेष पाठ्यचर्या प्राप्त कर रहे हैं अथवा किसी कार्यक्षेत्र में निपुणता प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें सामान्य स्कूल की पाठ्यचर्या के अतिरिक्त चाहिए, जैसे कि वे प्रारंभिक शैक्षणिक निपुणता, संप्रेषण कौशल तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक निपुणताओं को प्राप्त कर लें, उनकी शिक्षा सामान्य स्कूल में होनी चाहिए। शिक्षा के समान अवसरों को प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन के रूप यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन ने यह भी आशा दिखाई दी कि शारीरिक रूप से बाधित बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक गुणवान तथा प्रभावशाली शिक्षा में प्रवेश करें। इसकी स्वयं सिद्धियां निम्नलिखित हैं। पहला, कि ऐसे बालकों के लिए जो सामान्य प्राथमिक स्कूलों में शिक्षित किए जा सकते हैं 19वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बालकों का व्यापक प्रवेश। उसके बाद में सेकंड है आपका पॉइंट क्या कि विशिष्ट व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और पाठ्यक्रम के समायोजन के माध्यम से अधिगम का न्यूनतम स्तर सुनिश्चित होना। ऐसे ही आपका सेकंड पॉइंट में बोला गया सामान्य शिक्षा संस्था में विशिष्ट कक्षाओं या विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं के शिक्षण हेतु बालक के लिए नवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक बालकों का व्यापक प्रवेश और उसके बाद में बालकों के सामर्थ्य के अनुरूप अधिगम स्तर के उपलब्धियों को सुनिश्चित करना। ठीक है, इसी के साथ में समावेशी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आपके कुछ प्रमुख बिंदु हैं और सुनो ये प्रमुख बिंदु आपको क्या करना है, सुनो फटाफट से। एक जो है आपको क्या करना है, पेज लेना है, A4 शीट का पेपर ले लो या कुछ भी ले लो या अपनी कोई एक कॉपी ले लो, उसमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आप लिख करके प्रॉपर हमको भेज देंगे। कहाँ,
टेलीग्राम पे एज अ होमवर्क। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। और फटाफट से बढ़िया बढ़िया गुड गुड हैंड राइटिंग में लिख देना, और ऊपर चाहे लिख देना बाई पीजी मैम, या लिख देना पीजी पॉइंट, या कुछ भी, ठीक है। तो हमको ऐसा लगेगा कि आपने वर्क भी किया है, हमारी बात मानिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिखवा रहे हैं कि आपको लिखते ही समय कुछ पॉइंट्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले है आपका पेंड्रोपॉन्स। इन्होंने क्या किया था, चिन्हों का प्रयोग विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु किया था। फिर आए आपके चार्ल्स माइकल, इन्होंने सर्वप्रथम विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु विद्यालय खोला था। हेलन केलर ने अपना योगदान विशिष्ट बालकों की शिक्षा में नवीन विधियां दी, जबकि वे स्वयं गूंगी व कहती बहरी थीं, समझो बात को। फिर उसके बाद में आया लुइस ब्रेल, इनके द्वारा बहरे व दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल प्रणाली की खोज की गई, जो संपूर्ण विश्व में अभी भी बहुत ज्यादा क्या है, वेरी गुड, प्रसिद्ध है। उसके बाद में एडवर्ड राइटन ने लिवरपूल में अंधे बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की। फिर डच नेत्र विशेषज्ञ हरमन स्नेलन ने चार्ट द्वारा दृष्टि तीक्ष्णता के माप को सरल एवं प्रमाणीकृत किया गया। फिर उसके बाद में एडगर ए डॉल ने बाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिससे अनुकूलित व्यवहार का मापन किया जाता है। यह मानसिक मंद बालकों की पहचान की प्रथम मापनी है। उसके बाद में ओविड डेक्रॉली ने क्या किया, डेक्रॉली विधि प्रस्तुत की, जो रुचि के केंद्र पर आधारित थी। फिर उसके बाद में एडवर्ड सैगुइन ने पेरिस में पहला निजी विद्यालय बौद्धिक रूप से निर्योग्य बालकों के लिए खुलवाया। इन्होंने बौद्धिक निर्योग्यता से संबंधित विभिन्न पुस्तकें जैसे हाइजीन ट्रीटमेंट एवं एजुकेशन ऑफ इडियट्स लिखी। इसके बाद में पर्किन इंस्टीट्यूट क्या है कि पर्किन इंस्टीट्यूट के पहले निर्देशक सैमुअल ग्रिडले थे। इन्होंने स्वयं ब्रेडमैन नाम की एक बच्ची जो कि अंधी बहरी थी को शिक्षित किया। यही लड़की आगे चलकर पर्किन इंस्टीट्यूट एंड मैच्योरिटिस, ओके ये थोड़ा सा गलत हो गया क्या, कि मैसाचुसेट्स में अध्यापिका बनी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम अंधी व बहरी शिक्षित लड़की थी, समझो बात को। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम अंधी व बहरी शिक्षित लड़की कौन थी, तो आप क्या बताएंगे, बोलो क्या बताएंगे, फटाफट से बताओ कौन सी लड़की थी, नाम फटाफट से लिख के बताओ। ब्रेडमैन नाम की एक बच्ची थी, ठीक है। अब देखो उसके बाद में थॉमस ब्रेडमैन ने क्या क्या, इन्होंने अपना कार्य विशिष्ट रूप से गूंगे व बहरे बच्चों पर प्रारंभ किया। इन्होंने ब्रेडवुड एकेडमी फॉर द डीफ एंड डम की स्थापना भी की थी। उसके बाद में एम्ब्रोज सिकार्ड, इन्होंने मुख्य रूप से बहरे बालकों के शिक्षा के लिए कार्य किया। अगर आपसे पूछा जाए बहरे बालकों के शिक्षा के लिए कार्य किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, एम्ब्रोज सिकार्ड, ठीक है। इसी के साथ में देखो सभी तथ्यों से हमें ज्ञात होता है कि पूर्व में यानी पहले, देखो अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, आपने पूरा चैप्टर हमारे साथ पढ़ लिया, आपने क्या सीखा, अगर उसकी बात करें तो बस ये इसी पैराग्राफ में आप समझ जाएंगे। पहले क्या बताया गया था कि विशिष्ट बालकों की जो स्थिति थी उसमें उत्तरोत्तर सुधार हुए, यानी दिन प्रतिदिन क्या हुए, सुधार होते गए। उसके बाद में निरंतर इनके विकास एवं समाज से समायोजन हेतु नवीन विधियां एवं विशिष्ट शिक्षा का प्रयोग किया जा रहा है। नए नए तरीकों से इनको पढ़ाया जा रहा है, नए नए तरीकों से इनको अवसर भी दिए जा रहे हैं कार्य करने के, है ना। विशिष्ट शिक्षा ने ही आज समावेशी शिक्षा का रूप ले लिया है, जो कि इन बालकों का समाज में समायोजन करने की सहायता करती है। आज इन बालकों के विकास हेतु विशेष प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। उन्हें सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्राप्त करने पर भी बल दिया जा रहा है, ताकि ये बालक समाज के बीच रहकर अपना उन्नतिशील विकास करने में भी सक्षम हो सके और एक सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन यापन कर सके। यदि इसी तरह से के प्रयास किए जाते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि विशिष्ट बालक भी प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करके प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन यापन करेंगे। तो अभी आप देख भी सकते हैं कि इन्हीं लोगों को बढ़ावा देने के लिए कितनी तो योजनाएं चलाई गई। उसके बाद में आज भी देखो ऐसे लोगों को, हैंडीकैप्ड हो या फिर ऐसे दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो, उनको कोटा होता है ना। उनको क्या होता है, उनके साथ अगर मान लीजिए उनके मार्क्स कम भी हैं तब भी उनका सिलेक्शन होता है। तो ये सब चीज़ें इसीलिए होती हैं कि ये हम पढ़ें, सब पढ़ें और साथ में सामान्य रूप से पढ़ें। कभी मतलब ऐसा ना फील हो उनको, या उनको ऐसा अपमानजनक ना महसूस हो कि काश हमारे पास भी ये एलिजिबिलिटी होती तो हम भी ये कर पाते। तो उनको ऐसा ना महसूस हो, इसलिए देश उनके लिए अर्थक प्रयास कर रहा है, ठीक है।
ये थी हमारी आज की क्लास। और फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट किए बिना नहीं जाना है। और इसी के साथ में मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास के माध्यम से। तो आपको अब एक काम क्या करना है कि हम देख रहे हैं ये आपका हमारा जो टारगेट है वो क्या था, 24 फेब तक 10K पूरा करना, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स करने हैं और अगर एक दिन में 100 सब्सक्राइबर्स करेंगे तो ही हो पाएगा, और 100 तो हो ही नहीं सकते है ना, क्योंकि क्योंकि सब कोई नहीं शेयर करता ना। अब चिंटू हैं वो सोचेंगे मिंटू शेयर कर देंगे, मिंटू सोचेंगे चिंकी शेयर कर देंगे, चिंकी सोचती है अरे यार हम क्यों कर रहे हैं, हम तो आज पहली बार क्लास में आए, चैनल सब्सक्राइब किया, पिंकी को ही शेयर करने दो, अरे ये दर्शिका कर देंगी, क्यों, क्योंकि ये तो रोज ही क्लास में रहती है, या वो कर देंगी वो कर देंगी। इसी चक्कर में आप लोग ना सेशन शेयर कर पाते हो और ना ही सब्सक्राइबर्स बढ़वा पाते हो। हर आदमी की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है, याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आपको सबसे ज़्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, सबके फ़ोन से करवाना है, चाहे जैसे करवाना है, कुछ भी करके करो, लिंक विंक शेयर करते रहो, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चलें, टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद इन नेक्स्ट क्लास, बराबर, टाटा, टेक केयर।